हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू एग्जाम्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हमने लास्ट दो वीडियोस में स्टार्ट किया था अपना MZO001 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हमने पहले ही दो वीडियोस में चैप्टर नंबर 5 तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं। आज हमें चैप्टर नंबर 6 के साथ स्टार्ट करना था। तो जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा, वरना प्लेलिस्ट तो बना ही दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 के साथ, जो कि है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब इन डिटेल्स फैसिलिटेट द डिफ्यूजन प्रोसेस। आपको डिटेल में डिस्क्राइब करना है कि फैसिलिटेट डिफ्यूजन प्रोसेस है क्या, उस प्रोसेस के अंदर क्या क्या होता है वो आपको बताना है। ठीक है, आंसर देखते हैं। फैसिलिटेट डिफ्यूजन, this process allows substance to cross membrane with the help of specific proteins known as transport protein। आपको बताइए डिफ्यूजन का मतलब क्या है कि एक मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है या फिर कोई और मेम्ब्रेन है, उसके अक्रॉस सब्सटेंस क्रॉस करते हैं तो वो हमारे डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर ही आता है। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें कोई भी सब्सटेंस मेम्ब्रेन के क्रॉस जा रहा है, बट वो स्पेसिफिक प्रोटीन की हेल्प के बदौलत जा रहा है। जिन प्रोटीन्स को हम ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं उसको हम पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फैसिलिटेट डिफ्यूजन। फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या हो गया, अगर कोई भी सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प लेके क्रॉस कर रहा है मेम्ब्रेन को, उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन। Unlike simple diffusion, which is passive and occur through the lipid bilayer, facilitate diffusion is selectively and efficient। अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो वो पैसिव होता है और लिपिड बाइलेयर के थ्रू होता है, बट जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है हमारा वो सेलेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज कांट ईजिली पास थ्रू द लिपिड मेम्ब्रेन ऑन इट्स ओन। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जो हमारा ग्लूकोज है वो अपने आप लिपिड मेम्ब्रेन के क्रॉस नहीं जा सकता। इंस्टेड इट यूज अ ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन दैट बाइंड टू द ग्लूकोज एंड हेल्प इट मूव डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। जबकि इस ग्लूकोज को एक ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन चाहिए होता है जिसके साथ ये ग्लूकोज बाइंड करता है और उसकी हेल्प से ये अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस जाके उस लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और इस पूरे प्रोसेस में कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। तो आप समझ गए होंगे फैसिलिटेट डिफ्यूजन क्या है, और उसका एग्जाम्पल भी मैंने इसमें बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट विद एग्जाम्पल। आपको बताना है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है और उसका एग्जाम्पल भी लिखना है। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दिस प्रोसेस यूजेस द एनर्जी क्रिएटेड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव अदर सब्सटेंस अगेंस्ट देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पहले प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एनर्जी जो भी क्रिएट हुई है प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसको यूज़ करके जो भी सब्सटेंस हैं उनको अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाके ट्रैवल करना पड़ता है, उसी को हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इमेजिन अ सोडियम पोटेशियम पंप दैट एक्टिवली ट्रांसपोर्ट सोडियम आउट ऑफ द सेल। जैसे कि हमने पहले ही सोडियम पोटेशियम पंप पढ़ा था, उसी को आप मान लीजिए ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें क्या होता है जो सोडियम आयंस हैं उसको आउट ऑफ द सेल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। दिस क्रिएट अ ग्रेडियंट एंड देन सोडियम कैन फ्लो बैक इनटू द सेल थ्रू अ को-ट्रांसपोर्टर ड्रैगिंग अनदर मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज अलॉन्ग विद इट। क्या है, जैसे कि ये सोडियम आयन हम बाहर सेल के भेज रहे हैं तो ये क्रिएट कर लेता है ग्रेडियंट को, ग्रेडियंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सोडियम के साथ बाकी के आयन हैं वो इसके साथ अटैच होके को ट्रांसपोर्टर के साथ ड्रैग होके और भी मॉलिक्यूल्स इसके साथ आ जाते हैं। अ रियल लाइफ एग्जाम्पल इज द सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इन योर इंटेस्टाइन विच हेल्प अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन एफिशिएंटली। अगर हम एक एग्जाम्पल देखें रियल लाइफ का तो उसमें क्या है, जो सोडियम ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट होते हैं हमारे इंटेस्टाइन के अंदर और वो सारे के सारे न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब करते हैं एफिशिएंटली। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म क्या है वो बताना है आपको। Vesicular transport mechanism, this mechanism involve the movement of large molecule or particle across the cell membrane via vesicles। क्या है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट, क्या है, एक मैकेनिज्म है जिसके अंदर मूवमेंट होती है लार्ज पार्टिकल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन के क्रॉस। मेम्ब्रेन के क्रॉस अगर लार्ज मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स जा रहे हैं बट वेसिकल्स के थ्रू जा रहे हैं, वेसिकल्स के रास्ते से जा रहे हैं, तो उसको हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म बोलते हैं।
देयर आर टू मेन टाइप्स। ये वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के भी दो मेन टाइप होते हैं जो कि हमने पहले भी देखे थे, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। इन द एंडोसाइटोसिस द सेल एनगल्फ सब्सटेंस टू ब्रिंग देम इनसाइड। थिंक हाउ इम्यून सिस्टम कैप्चर्ड बैक्टीरिया। जैसे कि हमने पहले देखा था, एंडोसाइटोसिस क्या है, जो भी सेल के बाहर या फिर बैक्टीरिया सेल के बाहर जो भी सब्सटेंस पड़ा है उसको अगर सेल एनगल्फ कर लेता है, खा लेता है, अपने अंदर समा लेता है उसको, तो उसको हम बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, क्या है, जो हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर जो इम्यून सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को कैसे कैप्चर कर लेते हैं, वही आपका एंडोसाइटोसिस का एग्जांपल हो जाएगा। कन्वर्सली एक्सोसाइटोसिस इज व्हेन अ वेसिकल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन टू रिलीज कंटेंट आउटसाइड ऑफ द सेल लाइक न्यूरोट्रांसमीटर सिग्नलिंग बिटवीन द नर्व सेल्स। जैसे कि आपको एक्सोसाइटोसिस क्या है, अगर कोई भी सेल है फ्यूज करता है मेम्ब्रेन के साथ, फ्यूज भी ना करे, अपना अंदर का मटेरियल उसको बाहर एग्जिट करना है और आउटसाइड दी सेल उसको ट्रांसफर करना है, तो उसको बोलेंगे हम एक्सोसाइटोसिस। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू, जैसे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो सिग्नल्स भेजते हैं नर्व सेल्स की तरफ, तो वो क्या है, अपने साइड से जो भी उसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है या फिर उसके अंदर जो भी चीज़ है उसको एग्जिट कर रहा है बाहर, तो वो आपका एक्सोसाइटोसिस के अंदर आ जाएगा। इट्स लाइक सेलुलर शिपिंग एंड रिसीविंग। ये वैसे ही है जैसे हम शिपिंग कर रहे हैं, हमने कोई चीज़ खरीदी और हम उसको रिसीव कर लिया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, हाउ सेलुलर पीएच मेंटेन्ड एंड रेगुलेटेड इन एनिमल सेल। आपको बताना है एनिमल सेल के अंदर जो सेलुलर पीएच है वो कैसे मेंटेन्ड होता है और रेगुलेट भी कैसे होता है, ये आपको समझाना है, ठीक है। आंसर देखते हैं। मेंटेनिंग सेलुलर पीएच इज क्रूशियल फॉर हेल्थ ऑफ एनिमल सेल। आपको पता ही है, एनिमल सेल हो या फिर ह्यूमन सेल हो, अगर उसका पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो उसकी हेल्थ भी मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। तो पीएच को मेंटेन करना उसकी हेल्थ को मेंटेन करने के बराबर होता है। फर्स्ट ऑफ द नॉर्मल पीएच रेंज फॉर मोस्ट एनिमल सेल इज अराउंड 7.2 टू 7.4। अगर हम देखें नॉर्मल पीएच रेंज क्या करता है एनिमल सेल का, तो वो होता है 7.2 से 7.4 के बीच में। This slightly alkaline environment is essential for various biochemical process like including enzyme activity and metabolic functions। जो ये 7.2 से 7.4 तक की ये रेंज का pH वैल्यू होता है एनिमल सेल का, ये स्लाइटली एल्कलाइन एनवायरनमेंट का होता है, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप के बायोकेमिकल प्रोसेस हो पाते हैं एनिमल सेल के अंदर, एंजाइम एक्टिविटी हो पाती है और मेटाबॉलिक फंक्शंस भी कर पाते हैं वो। अगर ये पीएच मेंटेन नहीं रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, ये फंक्शंस ठीक से क्रिएट परफॉर्म नहीं हो पाएंगे, ठीक है। सो हाउ डू द सेल रेगुलेटेड दिस पीएच। तो ये सेल ये रेगुलेट कैसे कर रहे हैं इस पीएच को। वन की प्लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच एक्ट एज बैरियर एंड सेलेक्टिवली अलाउ आयंस टू पास इन एंड आउट। सबसे पहला एक की प्लेयर क्या हो जाएगा कि जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो एक बैरियर की तरह काम करती है और सेलेक्टिवली चूज करके आयंस को बाहर और अंदर भेजती है। द सोडियम पोटेशियम पंप इज अ वाइटल हेयर, इट pumps sodium out and potassium in, helping to maintaining the electrochemical gradient that influence pH। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, जो सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसका आपको पता ही है ये सोडियम आयंस को बाहर भेजता है और पोटेशियम आयन को अपने अंदर लेता है। जो ये कर रहा है सोडियम को बाहर भेजना, पोटेशियम को अंदर लेना, उससे क्या क्रिएट होता है, उससे क्रिएट होता है एक इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है वो इन्फ्लुएंस करता है पीएच के लेवल को, जिसकी वजह से ये पीएच लेवल मेंटेन रहता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट वी हैव बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट प्लेज बाइकार्बोनेट आयन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन बफरिंग सेलुलर फ्लूइड। जो आपके बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका बफरिंग सेलुलर फ्लूइड्स के अंदर। व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव ऑफ हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट कैन न्यूट्रलाइज देम, प्रिवेंटिंग ड्रास्टिक पीएच चेंज। जब हमारी जो एनिमल सेल है उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन हो जाते हैं तो बाइकार्बोनेट उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। न्यूट्रलाइज करने के बाद क्या होता है, वो हेल्प करता है कि प्रिवेंट हो सके ड्रास्टिक पीएच चेंजेस के अंदर, मतलब ज़्यादा पीएच लेवल चेंज ना हो सके उसको बचाता है।
दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज क्रूशियल फॉर सेलुलर होमियोस्टेसिस। जो ये इक्विलिब्रियम हो रहा है, न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है, वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सेलुलर होमियोस्टेसिस को भी मेंटेन रख रहा है। सेलुलर होमियोस्टेसिस मीन्स जो भी सेल का एनवायरनमेंट है, इंटरनल हो गया या एक्सटर्नल हो गया, उसमें उसका जो टेम्परेचर रेगुलेशन है वो किस तरीके से है उसको भी मेंटेन करके रखता है। Additionally, cell utilize specialized transport protein to manage acid base balance. एडिशनली हम देखें तो जो हमारे सेल्स हैं वो भी यूटिलाइज करते हैं कुछ स्पेशलाइज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन को, जो कि एसिड बेस बैलेंस को बना के रखता है, मतलब पीएच को मेंटेन करके रखता है। फॉर इंस्टेंस, प्रोटॉन पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन आयन आउट ऑफ द सेल। अगर हम एग्जांपल देखें, जो प्रोटॉन पंप है हमारा, वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोजन आयंस को सेल के बाहर, while other transporter can move bicarbonate in or out depending on the need of the cell. अगर हम दूसरे पंप्स को देखें, ट्रांसपोर्टर्स को देखें, तो वो बाइकार्बोनेट को अपने अंदर भी लेते हैं और बाहर भी छोड़ते हैं, पर वो डिपेंड करता है कि उनको ज़रूरत क्या है उस टाइम पे सेल की, अंदर चाहिए उसको बाइकार्बोनेट या बाहर चाहिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनली, द सेलुलर रेस्पिरेशन ऑल्सो इम्पैक्ट पीएच। अगर हम सेलुलर रेस्पिरेशन को भी देखें तो वो भी इम्पैक्ट करेगा पीएच के ऊपर, क्योंकि ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच कैन फॉर्म कार्बोनिक एसिड विच डिजॉल्व इन वाटर। जैसे कि आपको पता ही है, सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, जब एरोबिक रेस्पिरेशन आपका हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो कार्बनिक एसिड के अंदर बदल जाएगी। वो कार्बनिक एसिड वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाएगा। Cells must efficiently manage this by converting carbon dioxide to bicarbonate or expelling it via respiration. जो सेल्स हैं आपके, उसको एफिशिएंटली मैनेज करना पड़ता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है उसको चेंज कर दे वो बाइकार्बोनेट के अंदर। बाइकार्बोनेट के अंदर चेंज करेगा तो वो एक्सपेल कर देगा बाहर उसको रेस्पिरेशन के थ्रू, तो ये भी मेंटेन कर सकेगा अपने पीएच को। तो ये आपके डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट थे जो पीएच को मेंटेन करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थर्ड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फेसेस ऑफ सेल एक्साइटेशन एंड चैनल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल एक्साइटेशन। आपको बताने हैं कि जो सेल एक्साइटेशन का प्रोसेस है उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं और फिर कौन कौन से चैनल्स हैं जो सेल एक्साइटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि सेल एक्साइटेशन है क्या। सेल एक्साइटेशन बताएंगे तभी आप उसके फेसेस लिख पाएंगे और तभी आप उसके चैनल कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं इसके अंदर वो बता पाएंगे। तो क्वेश्चन आप समझ गए। सबसे पहले आप एक्सप्लेन करेंगे सेल एक्साइटेशन। द सेल एक्साइटेशन इज अ क्रूशियल प्रोसेस दैट अलाउ सेल, पर्टिकुलरली न्यूरॉन एंड मसल सेल्स, टू कम्युनिकेट एंड रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई। जो सेल एक्साइटेशन है वो एक क्रिटिकल प्रोसेस है आपका जो अलाउ करता है सेल को, सेल्स को भी, वो भी कौन से सेल्स, पर्टिकुलरली आपके न्यूरॉन या मसल सेल, न्यूरॉन और मसल सेल को अलाउ करता है कि वो कम्युनिकेट कर सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें किसी भी स्टिमुलाई के थ्रू। स्टिमुलाई के थ्रू मीन्स जैसे कि आप सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको 10th 11th में समझाया जाता है कि भाई आप कुछ अपने बर्तन में पका रहे थे और आपका हाथ टच हो गया गरम गरम और आपने हाथ झटके से हटा दिया, तो क्या है, वो एक स्टिमुलाई है कि आपको एक पता चला कि आपका हाथ जलने वाला है उससे, तो आपने हटा दिया। तो ये क्या है, आपके जो मसल सेल और न्यूरॉन सेल हैं वो ब्रेन से कम्युनिकेट कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं कि भाई हमें ये चीज़ अब हटानी है। तो वही आपका सेल एक्साइटेशन हो गया। सेल एक्साइटेशन क्या है कि एक प्रोसेस है जो सेल्स को अलाउ करता है, सेल्स भी कौन से सेल्स, न्यूरॉन या मसल सेल्स को, कि वो आपस में बातचीत कर सकें और कोई भी स्टिमुलाई बाहर से मिल रही है तो उसके खिलाफ रिस्पॉन्ड कर सकें। ठीक है, इट अकर इन डिस्टिंक्ट फेसेस ईच ड्रिवन बाय स्पेसिफिक आयन चैनल। ये पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप के फेसेस के अंदर होता है प्रोसेस, और सारे के सारे जो फेसेस हैं उसमें एक स्पेसिफिक आयन चैनल रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फर्स्ट अप इज रेस्टिंग पोटेंशियल। सबसे पहला फेस है आपका रेस्टिंग पोटेंशियल। एट रेस्ट द सेल मेंटेन अ नेगेटिव चार्ज इनसाइड कंपेयर टू द आउटसाइड, प्राइमरली ड्यू टू द सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। क्या है, रेस्टिंग पोटेंशियल की स्टेट में सेल मेंटेन करता है नेगेटिव चार्ज इनसाइड ज़्यादा, आउटसाइड के कंपैरिजन में। अगर हम बाहर के कंपैरिजन में अंदर की साइड देखें तो अंदर की साइड ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा सेल के,
बाहर के कंपैरिजन में। ये किस वजह से हो रहा है कि सोडियम और पोटेशियम आयंस के वजह से होता है। दिस इज मेंटेन्ड बाय sodium potassium pump which actively transports sodium out and potassium inside the cell। आपको पहले ही पता है कि सोडियम को बाहर भेज रहा है और पोटेशियम को अंदर ले रहा है, इसी की वजह से ये नेगेटिव चार्ज इनसाइड ज़्यादा मेंटेन हो रहा है। नाउ वेयर अ स्टिमुलस अकर वी एंटर द डीपोलराइजेशन फेज। जब भी हमें कोई स्टिमुलस मिलता है कि हमें कोई आहट मिली या फिर हमें कोई गर्म सा लगा, स्टिमुलस हमें मिला, तो हमारे पास सबसे पहले एंटर स्टार्ट हो जाता है कौन सा फेज? डीपोलराइजेशन फेज। दिस इज वेयर द वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स कम इनटू द प्ले। इसके अंदर कौन सा चैनल काम करता है? वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर देता है। व्हेन अ थ्रेशोल्ड इज रीच्ड दीज चैनल ओपन अलाउइंग सोडियम टू रश इनटू द सेल। जब थ्रेशोल्ड एनर्जी रीच कर जाती है तो ये चैनल खुल जाते हैं और सोडियम आयन को रश करते हैं कि सेल की तरफ भागने लगे। दिस इनफ्लक्स ऑफ पॉजिटिव आयन कॉज द इनसाइड ऑफ द सेल टू बिकम मोर पॉजिटिव फ्लिपिंग द चार्ज। जो ये इन्फ्लक्स हो रहा है कि सोडियम आयन सेल की तरफ भागने लगे, तो उससे क्या हो जाता है कि जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो इनसाइड बढ़ जाएं, जो कि नेगेटिव चार्ज पहले था ज़्यादा वो बढ़ जाए पॉजिटिव में और चार्ज को बदल दे। नेक्स्ट वी हैव रीपोलराइजेशन फेज। फिर नेक्स्ट फेज हमारे पास आता है रीपोलराइजेशन फेज। हियर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल क्लोज वाइल वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल ओपन। पहले वहाँ पे था आपका वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल डीपोलराइजेशन के अंदर, बट यहाँ पे जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स हैं वो बंद हो जाते हैं, जबकि जो वोल्टेज गेटेड पोटेशियम चैनल हैं वो खुल जाते हैं। Potassium moves out of the cell, restoring a negative charge inside. This phase is crucial for returning the cell to the its resting phase. इसके अंदर क्या होगा? जब पोटेशियम चैनल काम करने लगेगा, खुल जाएगा, तो इसमें क्या होगा? जो पोटेशियम आयन आपके हैं वो मूव करेंगे बाहर की साइड सेल के, ताकि जो नेगेटिव चार्ज इनसाइड बढ़ गया था उसको, मतलब पॉजिटिव चार्ज वापस हो गया था, उसको वापस रीस्टोर कर सके नेगेटिव के अंदर। वापस नेगेटिव चार्ज होना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि ये वापस अपनी रेस्टिंग स्टेट में पहुंच सके, जो कि पहली फेज थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फाइनली वी हैव हाइपर पोलराइजेशन फेज। लास्ट हमारा है हाइपर पोलराइजेशन फेज। समटाइम्स टू मेनी पोटेशियम आयन एग्जिट्स द सेल मेकिंग इट मोर नेगेटिव देन इट्स रेस्टिंग पोटेंशियल। सबसे पहले आपका नेगेटिव चार्ज था मेंटेन्ड, बट जब ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है डीपोलराइजेशन स्टेट में, तो नेगेटिव चार्ज वापस मेंटेन करने के लिए सोडियम जो पोटेशियम आयन है बाहर जाते हैं, बट कभी कभी ये पोटेशियम आयन कुछ ज़्यादा ही बाहर चले जाते हैं, जिससे वो नेगेटिव चार्ज कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ने की वजह से ये अपनी रेस्टिंग पोटेंशियल में जितने चार्ज होने चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा। दिस रिफ्रैक्टरी पीरियड इंश्योर दैट सेल डोंट गेट एक्साइटेड अगेन टू क्विकली अलाउइंग टाइम फॉर द रिकवरी। जो ये रिफ्रैक्टरी फेस आ रहा है, पीरियड आ रहा है, ये इंश्योर करता है कि जो आपके सेल हैं वो ज़्यादा एक्साइटेड ना हो, ज़्यादा जल्दी एक्साइटेड ना हो और उसको रिकवरी के लिए टाइम मिले। ठीक है, तो ये आपके फेजेस थे और उसके चैनल्स थे। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हुआ हमारा। चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कोटेड वेसिकल्स एंड देयर फंक्शन। आपको इसमें डिफरेंट टाइप के कोटेड वेसिकल्स बताने हैं और फिर उनके फंक्शंस भी लिखने हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा अभी आपकी कल एक मीटिंग हुई थी रेडियो चैनल के ऊपर, उसमें बताया गया कि 50 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आएगा, और जो मैंने आपको प्रिडिक्ट करके बताया था कि कुछ शॉर्ट में भी आएगा, आपको फिल इन द ब्लैंक वगैरह आ सकते हैं, वो उन्होंने बोला कि सिर्फ 10 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का टोटल होगा। ठीक है, तो उन्होंने मना किया है कि कोई शॉर्ट में आपके क्वेश्चन नहीं आने वाले, फिल इन द ब्लैंक मैच द फॉलोइंग वो नहीं आएंगे, बट कोई नहीं, हम 7 तारीख का जो पहला पेपर है वो देखेंगे और फिर डिस्कस करेंगे कि आगे क्या किस तरीके से पैटर्न हो सकता है आपका, पर 50 नंबर से ज़्यादा का नहीं आएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, और एक और इन्फॉर्मेशन कि आपकी हॉल टिकट आ गई है, बट उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि ग्रुप में हमने पहले ही लिंक डाल दिया था, तो मैंने सोचा आप
बच्चों को तो पता ही है क्या ही वीडियो बनाना। अगर जिसको नहीं पता अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें एक चेंजेस है एमएससी जूलॉजी के स्टूडेंट के लिए कि जो आपका सबसे पहला पेपर है 7 तारीख को, वो आपके डेट शीट में इवनिंग शिफ्ट का है, बट आपकी हॉल टिकट में मॉर्निंग शिफ्ट का शो कर रहा है, तो आपको मॉर्निंग में ही जाना है। ठीक है, अगर उसमें कोई फर्दर चेंज होगा तो वो बता दिया जाएगा आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 7 का। डिस्क्राइब द टाइप ऑफ कोटेड वेसिकल्स एंड देयर फंक्शन। आपको कोटेड वेसिकल्स बताना है कितने टाइप्स के हैं और उनके फंक्शंस लिखने हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। The coated vesicles are tiny structure play a crucial role in cellular transport and communication. सबसे पहले आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि कोटेड वेसिकल्स हैं क्या। तो कोटेड वेसिकल क्या है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं जो कि प्ले करते हैं अपना इंपॉर्टेंट रोल सेलुलर ट्रांसपोर्ट के अंदर और कम्युनिकेशन के अंदर। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ कोटेड वेसिकल्स, लैट्रियन कोटेड, COPI कोटेड, COP II कोटेड वेसिकल्स। तो ये 3 टाइप के आपके कोटेड वेसिकल्स पाए जाते हैं। फर्स्ट अप वी हैव क्लैट्रिन कोटेड वेसिकल्स. These are primarily involved in the endocytosis, which is the process of bringing substance into the cell. जो क्लैट्रिन कोटेड वेसिकल्स होते हैं ये मेनली इन्वॉल्व होते हैं एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में, जो कि आपको पहले ही पता है कि कोई भी सेल अगर बाहर के किसी भी सब्सटेंस को इनसाइड दी सेल लेता है तो उसको हम एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। क्लैट्रिन फॉर्म अ बास्केट लाइक स्ट्रक्चर अराउंड द वेसिकल्स, हेल्पिंग टू शेप इट एंड फैसिलिटेट इट बडिंग ऑफ फ्रॉम द मेम्ब्रेन। जो क्लैट्रिन फॉर्म करता है एक बास्केट लाइक स्ट्रक्चर को अपने वेसिकल्स के आसपास और हेल्प करता है कि इसकी शेप मेंटेन हो सके और साथ ही साथ फैसिलिटेट करता है कि बडिंग ऑफ हो के मेम्ब्रेन में फॉर्म कर सके। दिस इज असेंशियल फॉर न्यूट्रिशन अपटेक एंड रिसेप्टर रिसाइकलिंग। ये प्रोसेस पूरा का पूरा एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन अपटेक हो सकेगा और रिसेप्टर भी रिसाइकिल हो सकेंगे। नेक्स्ट है आपका COPI कोटेड वेसिकल्स. These vesicles are responsible for retrograde transport within the Golgi apparatus and between the Golgi and the endoplasmic reticulum. ये वेसिकल्स जो हैं आपकी रिस्पॉन्सिबल होती हैं कि रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट हो सके गोल्गी अपरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में। They help move protein back to their original locations, ensuring that cellular function remain efficient and organized. ये हेल्प करते हैं कि जो भी आपके प्रोटीन्स हैं वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे पहुंच सकें और इंश्योर करते हैं कि जो भी सेलुलर फंक्शन हो रहे हैं वो एफिशिएंट तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड वे में होते रहें। ठीक है, लास्टली वी हैव COPII कोटेड वेसिकल्स विच प्ले अ की रोल इन एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। ये एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपका अभी बता देंगे एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी एक्सप्लेन करेंगे। दीज वेसिकल्स कैरी प्रोटीन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू द गोल्गी अपरेटस। ये जो वेसिकल्स होती हैं COPII कोटेड वेसिकल, ये क्या करती हैं, ये वेसिकल्स कैरी करती हैं प्रोटीन को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से और गोल्गी अपरेटस तक लेके जाती हैं। COPII कोटेड हेल्प secure proteins into the vesicles and guide them to their next destination, which is vital for proper protein processing and secretion. जो ये आपकी COPI कोटेड वेसिकल्स होती हैं ये हेल्प करती हैं और सिक्योर करती हैं कि जो आपके प्रोटीन्स हैं वो वेसिकल्स तक पहुंच सकें और गाइड कर सकें कि उसको डायरेक्टली अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है और उसको प्रॉपर वे में पहुंचाती भी हैं और प्रॉपर वे में उनका प्रोसेसिंग हो सके प्रोटीन्स का और सिक्रीशन हो सके, ये भी यही ध्यान रखती हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के आपके कोटेड वेसिकल्स थे। अब देख लेते हैं आपके जो इसमें 2 बार ट्रांसपोर्ट यूज हुआ, एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है क्या और उनके स्टेप्स क्या कौन से इन्वॉल्व हैं वो देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दी एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। तो ये दोनों ट्रांसपोर्ट क्या हैं और इनके अंदर क्या कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो आपको लिखने हैं। ठीक है, आंसर देखते हैं। सेलुलर ट्रांसपोर्ट, स्पेसिफिकली एंट्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट अब एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट, सबसे पहले हम एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट को देखते हैं। दिस प्रोसेस इज वेयर मटेरियल मूव फ्रॉम द सेल बॉडी डाउन टू द एक्सॉन टू द साइनेप्सिस। जो एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट आपका होता है इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी आपके मटेरियल हैं
वो सेल बॉडी से, जो आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है वो आप सबने तो देखा ही होगा, ऐसे से बचपन में ऐसे से बनाते थे ये ऐसे, ये साइनेप्सिस बीच बीच में, फिर यहाँ पे लास्ट में ये एक्सॉन्स वगैरह आ जाते थे, ठीक है, ऐसे टाइप का आपका होता ही है ना। तो ये आपका न्यूरॉन का डायग्राम आपको पता ही है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो आपका मटेरियल है वो मूव डाउन करेगा सेल बॉडी से लेके एक्सॉन्स और साइनेप्सिस के थ्रू। मतलब जो यहाँ सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, यहाँ से ये साइनेप्सिस एक्सॉन्स तक भी जाएगा और साइनेप्सिस तक आपका मटेरियल मूव डाउन करेगा। मतलब बॉडी से इस साइड जा रहा है, उसको बोलेंगे हम एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट। इट फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट, इट it's primarily facilitated by motor protein like kinases, which walk along microtubule carrying essential cargo such as neurotransmitter and organelles. जो आपका ये प्राइमरली प्रोसेस हो रहा है ये फैसिलिटेट होता है मोटर प्रोटीन्स के थ्रू, जिसको हम काइनेन्स बोलते हैं, विच अलॉन्ग विद माइक्रोट्यूब्यूल्स कैरिंग एसेंशियल कार्गोज। साथ ही साथ माइक्रोट्यूब्यूल्स भी इसमें हेल्प करती हैं और कुछ टाइप के एसेंशियल कार्गोज भी होते हैं जो यूनिट न्यूरोट्रांसमीटर और ऑर्गेनल्स तक सिग्नल्स को पहुंचाते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग न्यूरल फंक्शन एंड कम्युनिकेशन। ये ट्रांसपोर्टर हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये न्यूरल फंक्शन और कम्युनिकेशन के अंदर मेंटेन करके रखते हैं कि इनकी कम्युनिकेशन और फंक्शन ठीक से हो सके। Think of it as delivering supplies to the busy marketplace. Everything needs to be in the right place at the right time. अगर हम एग्जाम्पल की तरफ देखें तो क्या है, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि भाई कोई डिलीवरी बॉय है या डिलीवरी या सप्लाई हो रही है कहीं पे जहाँ की मार्केट प्लेस बहुत ज़्यादा बिजी है और वो चाहती है कि भाई उसको सारी चीज़ सही टाइम पे और सही जगह पे मिल सके, तो ये उस टाइप से हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका retrograde transport. This process move material from the synapses back to the cell body. इसमें क्या हो रहा है, जो साइनेप्सिस लास्ट में आपके एंड पॉइंट बचे थे वहां से वापस मटेरियल को या फिर सिग्नल्स को मूव बैक करके बॉडी तक, सेल बॉडी तक ले आ जा रहा है। और उसमें अलग था, सेल बॉडी से साइनेप्सिस तक जा रहे थे, इसमें साइनेप्सिस से वापस सेल बॉडी तक जा रहे हैं। Here we can see another type of motor protein called dynein at work. इसके अंदर क्या होता है, जो दूसरा मोटर प्रोटीन है डायनिन जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे काम करता है। रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट इज वाइटल फॉर रिसाइकलिंग मटेरियल एंड सिग्नलिंग बैक टू द सेल बॉडी अबाउट द स्टेट ऑफ द साइनेप्सिस। जो आपका रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट है ये वाइटल रोल प्ले करता है आपका रिसाइकलिंग के अंदर, कि मटेरियल जो भी आपका वो रिसाइकलिंग हो सके और वापस वो सिग्नल बैक कर सके अपनी सेल बॉडी तक, जो भी उसको साइनेप्सिस से सिग्नल मिला है वो वापस सेल बॉडी तक उसको पहुंचा सके। इमेजिन इट एज सेंडिंग फीडबैक फ्रॉम द मार्केट प्लेस बैक टू द हेडक्वार्टर। इट्स ऑल अबाउट कीपिंग द सिस्टम इन्फॉर्म्ड एंड एफिशिएंट। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल पढ़ा कि भाई सप्लायर है, उसको सप्लाई करनी है सही टाइम पे सही जगह पर, कि भाई वहाँ टाइम टू टाइम सारी चीज़ मिल जाए जहाँ बिजी मार्केट है। अब उसने पहुँचा दी, बाद में क्या है भाई वो फीडबैक भी तो देगा कि भाई मैं इतनी देर में पहुँचा के आया, तो उसको फीडबैक भी देना है कि भाई हाँ क्या इनका सोच रही मेरे बारे में। तो वैसे ही मान लीजिए आप कि भाई इसने सिग्नल्स पहुँचा दिया, वापस इसको फीडबैक मिल रहा है अपने हेडक्वार्टर तक जो कि आपकी सेल बॉडी हो गई, कि भाई हाँ काम प्रॉपर वे में हुआ है और इन्फॉर्म्ड आपको सारी चीज़ हम कर रहे हैं कि प्रॉपर वे में हमारे सिग्नल्स पहुँच गए या नहीं पहुँचे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। Both anterograde and retrograde transport rely on microtubules as track for movement, ensuring that cellular components are delivered precisely where they are needed. अगर हम दोनों एंट्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड की बात करें तो दोनों ही माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर रिले करते हैं, डिपेंड करते हैं और ट्रैक करते हैं कि मूवमेंट अच्छे से हो सके और सेलुलर कंपोनेंट अच्छे से डिलीवर हो सके जहाँ भी उसको ज़रूरत है, चाहे वो साइनेप्सिस तक हो या फिर सेल बॉडी तक हो। डिस्क्रप्टिंग इन दीज ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म कैन लीड टू दी वेरियस न्यूरोडिग्रेडेटिव डिसीज, हाईलाइटिंग देयर इम्पोर्टेंस इन दी सेलुलर हेल्थ। अगर ये जो भी आपका ट्रांसपोर्ट हो रहा है सिग्नल्स साइनेप्सिस तक या फिर सेल बॉडी तक, अगर उसमें कोई भी डिस्ट्रप्शन हो रहा है तो उसमें क्या होगा, कुछ न्यूरोडिग्रेडेटिव डिसीज हो जाएंगी
ठीक है, न्यूरो डिसऑर्डर्स हो जाएंगे, सेलुलर हेल्थ उसकी मेंटेन नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। देखते हैं आप चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट अ ब्रीफ नोट अबाउट। आपको ब्रीफ नोट लिखना है। ब्रीफ नोट मीन्स ज़्यादा लंबा चौड़ा भी भाषण नहीं देना और बहुत छोटे में नहीं, मतलब एक शॉर्ट नोट में आपको समझाना है कि है क्या। पहला क्या है, केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूरो ट्रांसमिशन। केमिकल और इलेक्ट्रिकल न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, न्यूरो ट्रांसमिशन क्या है, उसके बारे में एक शॉर्ट नोट टाइप में आपको लिखना है। ठीक है, देखते हैं आंसर। आवर ब्रेन कम्युनिकेट थ्रू बोथ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल न्यूरो ट्रांसमिशन। हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वो कम्युनिकेट करता है दोनों टाइप से, केमिकल और इलेक्ट्रिकल न्यूरो ट्रांसमिशन के थ्रू, दोनों तरीके से करता है। फर्स्ट, इलेक्ट्रिकल न्यूरो ट्रांसमिशन इज ऑल अबाउट एक्शन पोटेंशियल। जो हमारा इलेक्ट्रिकल न्यूरो ट्रांसमिशन होता है वो सारा का सारा एक्शन पोटेंशियल के ऊपर पाया जाता है। When a neuron get excited, it generate an electrical signal that travel down its axon. क्या है, जब भी हमारा न्यूरॉन एक्साइटेड होगा, एक्साइटेड होने के साथ वो एक अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करेगा, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होने के कारण जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, सिग्नल्स हैं, वो ट्रैवल करेंगी एक्सॉन्स के तरफ। दिस रैपिड ट्रांसमिशन allow for quick communication between neurons essential for reflexes and immediate responses. जो आपका ये ट्रैवल कर रहा है सिग्नल्स एक्सॉन्स की तरफ, ये क्या है, रैपिड ट्रांसमिशन होता है, और ये अलाउ करता है कि जो कम्युनिकेशन है न्यूरॉन्स के बीच वो जल्द से जल्द हो सके। जितनी जल्द होगी उतनी ही जल्दी हमारी बॉडी के रिफ्लेक्सेस और इमीडिएट रिस्पॉन्स हम कर पाएंगे। सेम वही एग्जाम्पल, हाथ जल गया तो कितनी जल्दी हम उसको हटाते हैं, कितनी जल्दी हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है, और कितनी जल्दी हमारे बॉडी उसको रिफ्लेक्स कर पा रहा है, रिस्पॉन्ड कर पा रहा है, वही इस पर डिपेंड करता है। थिंक ऑफ इट एज लाइटनिंग फास्ट टेक्स्ट मैसेजेस बिटवीन फ्रेंड्स। वही आप एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर लाइटनिंग फास्ट टेक्स्ट मैसेजेस बिटवीन फ्रेंड्स हम कर रहे हैं, मतलब हम दो दोस्त बात कर रहे हैं आपस में, जितनी फास्ट आपकी जो लाइट का स्पीड होता है उतनी फास्ट से आपके दोस्तों के बीच में बातें चलती हैं। वही है, उतनी ही फास्ट आपके न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और उतनी ही फास्ट रिफ्लेक्सेस और रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केमिकल न्यूरो ट्रांसमिशन। केमिकल न्यूरो ट्रांसमिशन देख लेते हैं। Once the electrical signal reaches to the end of the neuron, it triggers the release of neurotransmitters. These are the chemical messengers. जैसे ही जो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच कर जाते हैं, पहुंच जाते हैं आपके न्यूरॉन के पास, न्यूरॉन के एंड तक, न्यूरॉन के एंड तक जब पहुंच गए आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वो ट्रिगर करता है आपके न्यूरो ट्रांसमिशन को और रिलीज करता है आपके न्यूरो ट्रांसमीटर। वही आपका एक केमिकल मैसेंजर को एक्टिव कर देता है। They across the synaptic gap and bind to the receptor on the neighboring neuron, allowing for the signal continue. और ये आपका जो साइनेप्टिक गैप भी बीच में होता है न्यूरॉन के अंदर, उससे बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, और जो भी इसके आसपास के जो नेबर साइनेप्सिस होते हैं उसको सिग्नल्स कंटिन्यू पहुंचाता रहता है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज की फॉर एवरीथिंग फ्रॉम मूड रेगुलेशन टू द मेमोरी फॉर्मेशन। ये जो प्रोसेस है आपका, ये सारा कुछ मूड रेगुलेशन टू मेमोरी फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड करता है। सो वाइल इलेक्ट्रिकल सिग्नल आर फास्ट, केमिकल सिग्नल प्रोवाइड डेप्थ एंड मॉड्यूलेशन टू आवर ब्रेन एंड मैसेजिंग सिस्टम। अगर हम दोनों को देखें तो जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, बट जो हमारा केमिकल सिग्नल है वो डेप्थ मॉड्यूलेशन प्रोवाइड कर रहा है हमारे ब्रेन को, और प्रॉपर वे में मैसेजिंग सिस्टम एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फर्स्ट का ही, सिक्रीटरी ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन। हमारे ब्रेन के अंदर जो भी सिक्रीटरी ग्लैंड्स हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखना है। आंसर देखते हैं। द सिक्रीटरी ग्लैंड्स ऑफ ब्रेन, द हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड प्ले अ क्रूशियल रोल हेयर। आपको पता ही है आपके ब्रेन के अंदर सिक्रीटरी ग्लैंड्स कौन सी हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि यहाँ पे क्रूशियल रोल प्ले करती हैं आपका। हाइपोथैलेमस एक्ट एज कंट्रोल सेंटर regulating hormone that affect hunger, thirst and even sleep cycle।
जो आपकी हाइपोथैलेमस है वो आपका कंट्रोल सेंटर की तरह काम करती है और रेगुलेट करती है डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को, जैसे कि आपको भूख कब लगनी है, प्यास कब लगनी है, और आपकी नींद की साइकिल क्या रहेगी, आपको कब नींद आएगी, कब आप जागोगे, वो सारी की सारी आपका कंट्रोल सेंटर ही देखता है, जो कि आपकी हाइपोथैलेमस है। It sends signals to the pituitary gland, often called as master gland, which in turn release hormone that influence other glands throughout the body, like adrenal gland और thyroid. क्या है, जो आपके हाइपोथैलेमस है वो सिग्नल्स को पिट्यूटरी ग्लैंड तक भेजेगी। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे अंदर भूख लग रही है, प्यास लग रही है, तो वो सिग्नल्स हमारे हाइपोथैलेमस के पास जा रहे हैं। हाइपोथैलेमस फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, जो कि मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, उसके पास सिग्नल्स को भेजेगी, और फिर जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो बाकी की जो आसपास की ग्लैंड्स होंगी आपको उसको इन्फ्लुएंस करेगी, जैसे कि एड्रिनल ग्लैंड और थायराइड उसको इन्फ्लुएंस करेंगी कि अब आगे करना क्या है। Together, these secretory glands ensure that our body maintains homeostasis while responding to the external stimuli. They are vital for the stress responses, growth and reproductive function. अगर हम सारी की सारी ग्लैंड्स को एक साथ देखें तो ये सारी की सारी ग्लैंड्स एक साथ मिलके ये इंश्योर करती हैं कि हमारी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है, रिस्पॉन्डिंग के टाइम पे अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन रहे। होम्योस्टेसिस मीन्स वही हमारी बॉडी में जो एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट है, आई मीन जैसे कि क्या बोलते हैं हम, जैसे बुखार आ गया है ना, गर्म सर्द, बॉडी का टेम्परेचर क्या रहेगा, है ना, टेम्परेचर क्या है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। तो अगर एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है तो ये सारी ग्लैंड्स मिलके ये मेंटेन करती हैं कि हमारा बॉडी का होम्योस्टेसिस मतलब टेम्परेचर मेंटेन रहे, और साथ ही साथ ये स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस के लिए भी हेल्प करती हैं, ग्रोथ के लिए भी और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस के लिए भी हेल्प करती हैं, सारी की सारी मिलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैंने बताया ना शॉर्ट में ही आपको बताना है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एक्साइटरी और एंड इनिबेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। आपको एक्साइटरी और इनिबेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल के बीच में डिफ्रेंशिएट लिखना है कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। कैसे लिखेंगे, ये स्क्रीन है आपकी, मतलब आपका ये पेपर है पूरा का पूरा, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक जगह लिखेंगे एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, दूसरी जगह लिखेंगे इनिबेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल। एक डिफरेंस, इसका एक डिफरेंस, इसका एक डिफरेंस, इसका एक डिफरेंस, इस तरीके से आपको लिखना है, और बाकी है आपकी मर्जी। आंसर देखते हैं, एक्साइटरी एंड इनिबेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल टू क्रूशियल कंपोनेंट ऑफ हाउ आवर न्यूरॉन कम्युनिकेट। क्या है, ये दो जो आपके एक्साइटरी और इनिबेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हैं, ये दो आपके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जो दर्शाते हैं कि हमारे न्यूरॉन्स आपस में कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। पहले देखते हैं एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और जिसको हम बोलते हैं EPSPS, वेयर a neurotransmitter bind to the receptor on the postsynaptic neuron. It typically causes a small depolarization. जो आपका एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल है, इसमें क्या होता है कि आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं वो बाइंड करते हैं रिसेप्टर के साथ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के पास, और टिपिकली एक स्मॉल डीपोलराइजेशन एक्टिवेट करते हैं, कॉज करते हैं। दिस मीन्स द इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन बिकम मोर पॉजिटिव, ब्रिंगिंग इट क्लोजर फॉर फ्रिंगिंग एंड एक्शन पोटेंशियल। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपके न्यूरॉन हैं वो ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, और जो भी आपके फ्रिगिंग एक्शन पोटेंशियल है उसको और भी ज़्यादा पास लेके आएंगे। थिंक ऑफ इट एज पुश टूवर्ड्स एक्शन। इसको आप मान सकते हैं कि आपकी जो भी एक्शन है उसको आसपास को पुश करना, ताकि एक साथ वो जुड़ के कम्युनिकेट कर सकें। कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व हेयर आर ग्लूटामेट एंड एसिटाइलकोलिन। ठीक है, कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर कौन कौन से इन्वॉल्व है यहाँ पे, ग्लूटामेट और एसिटाइलकोलिन। द मोर EPSPS द accumulate, the higher the likelihood that neuron will reach to the threshold and fire. अगर जितना ज़्यादा हमारा एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल
एक्यूमुलेट होगा एक जगह पे, उतनी ही ज़्यादा हमारी लाइक्लीहुड न्यूरॉन थ्रेशोल्ड फायर करेंगे, मतलब उतने ही ज़्यादा अच्छे से न्यूरॉन हमारे कम्युनिकेट करेंगे, जितने ज़्यादा हमारे एक्साइटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल एक्यूमुलेट होंगे एक जगह पर। नाउ ऑन द फ्लिप साइड वी हैव इनिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और जिसको हम बोलते हैं IPSPS, where when a neurotransmitter bind in this case often GABA or glycerin, it lead to the hyperpolarization। अगर हम देखें तो जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर हैं, अगर वो रिसेप्टर के साथ बाइंड कर रहे हैं तो वो गाबा और ग्लिसरिन को एक्टिवेट करेंगे और हाइपरपोलराइजेशन लीड करेगा यहाँ पे। दिस मीन्स दैट इनसाइड द न्यूरॉन बिकम मोर नेगेटिव, मेकिंग इट लेस लाइकली टू द फायर। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा न्यूरॉन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ जाएगा। नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण जो हमारा कम्युनिकेशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाएगा। इट लाइक अप्लाइंग द ब्रेकर्स ऑन द कार, ये उस तरीके से हो गया कि हमने ब्रेकर लगा दिया कार के ऊपर। इनिबेटरी मीन्स क्या है, इनिबेट कर दिया, रोक दिया किसी चीज़ को, ठीक है। IPSPS काउंटर बैलेंस दोज एक्साइटरी सिग्नल्स ensuring that our neuron don't fire off uncontrollably। क्या है, जो आपके इनिबेटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल हैं वो बैलेंस बना के रखते हैं कि जो आपकी एक्साइटरी सिग्नल्स हैं वो ज़्यादा ना बढ़ जाएं, और इंश्योर करके रखते हैं कि न्यूरॉन्स अनकंट्रोलबली ज़्यादा कम्युनिकेट भी ना करें, फायर ना हो जाएं। सो वाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, तो ये सारी चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो क्यों रही हैं? The balance between EPSPS and IPSPS is crucial for proper brain functioning। ये जो दोनों आपकी साइनेप्टिक हैं वो दोनों ही आपकी ब्रेन को फंक्शन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये इतने इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। टू मैनी एक्साइटरी सिग्नल्स कैन लीड टू द कंडीशन लाइक एंजाइटी और सीजर्स। अगर हमारे ज़्यादा ही एक्साइटरी सिग्नल्स हो गए, मतलब हमारी न्यूरॉन्स ज़्यादा ही कम्युनिकेट कर रही हैं, उससे क्या हो जाएगा, हमारे अंदर एंजाइटी आ जाएगी, सीजर्स आ जाएंगे। सीजर्स मीन्स दौरे से पड़ने लगेंगे हमें, ठीक है। वाइल टू मैनी इनिबेटरी सिग्नल्स कैन रिजल्ट इन दी लथार्जी और डिप्रेशन। अगर ज़्यादा ही इनिबेटरी सिग्नल्स हो गए, मतलब हमारी न्यूरॉन्स आपस में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रही हैं, तो हमारे अंदर बिल्कुल ही लथार्जी आ जाएगी, बिल्कुल ही हम लेज़ी सा फील करेंगे कि भाई हमें उठना ही नहीं है, डिप्रेस्ड फील करेंगे, ठीक है। इसलिए ये हमारे प्रॉपर ब्रेन फंक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर एसोसिएटेड न्यूरोटिक सिक्रीशन। आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स बताने हैं जो भी आपके न्यूरोटिक सिक्रीशन के साथ एसोशिएट करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा क्योंकि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। आंसर देखते हैं। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैन लीड टू अ वैरायटी ऑफ सिम्टम्स एंड वन पर्टिकुलरली इंट्रोड्यूसिंग एक्सेप्ट इन द फिनोमेना ऑफ न्यूरोटिक सिक्रीशन। जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स दे सकते हैं, और साथ ही साथ आपके कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे भी हैं जो न्यूरोटिक सिक्रीशन के साथ फिनोमिनन रहते हैं। These secretion can manifest in different form, often ties to the brain complex interaction with the body's endocrine system। ये जो आपके सिक्रीशन है वो डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स में पाए जा सकते हैं, और साथ ही साथ आपके ब्रेन के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन में बॉडी के एंडोक्राइन सिस्टम के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। फर्स्ट लेट्स डिफाइन न्यूरोटिक सिक्रीशन। सबसे पहले हम बताते हैं कि न्यूरोटिक सिक्रीशन है क्या। They refer to the abnormal secretion arises due to the dysfunction in the nervous system। न्यूरोटिक सिक्रीशंस क्या होते हैं, हमारे अगर नर्वस सिस्टम के डिसफंक्शन होने के वजह से हमारी नर्वस सिस्टम के अंदर अगर अबनॉर्मल सिक्रीशन होने लगे, उसी सिक्रीशंस को हम बोलते हैं न्यूरोटिक सिक्रीशन। न्यूरोटिक सिक्रीशन क्या हो गए, अगर कोई भी अबनॉर्मल सिक्रीशन हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर डिसफंक्शन होने की वजह से हो रहे हैं, उसी को हम न्यूरोटिक सिक्रीशंस बोलते हैं। दिस कैन इंक्लूड एक्सेसिव स्वेटिंग, सलाइवेशन और इवन हार्मोनल इम्बैलेंस। इसके अंदर क्या हो सकता है, अगर डिसफंक्शन हो गया है और एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रहा है तो उसमें क्या होगा, स्वेटिंग ज़्यादा होगी, हमें पसीने ज़्यादा आएंगे, सलाइवेशन ज़्यादा बनेगी, हमारे सलाइवा ज़्यादा बनेगा, और हार्मोनल डिसबैलेंस भी होगा।
कंडीशन लाइक Parkinson's disease or multiple sclerosis can trigger these responses affecting both physical and emotional well-being. इसके बदौलत दो टाइप की कंडीशंस होने के चांसेस रहते हैं। एक तो होती है पार्किंसंस डिसीज और एक होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, जो कि ट्रिगर करती है डिफरेंट टाइप के रिस्पॉन्सेस को और इफेक्ट करती है हमारी दोनों टाइप की फिजिकल वेलबींग, फिजिकल और इमोशनल दोनों टाइप की वेलबींग को इफेक्ट करती है। For instance, in Parkinson's disease, patient may experience hyperhidrosis, which is excessive sweating. पार्किंसंस डिसीज के अंदर क्या होता है कि जो पेशेंट है वो एक्सपीरियंस करने लगता है बहुत ज़्यादा स्वेटिंग को, मतलब उसकी बॉडी में इतना ज़्यादा स्वेट होने लगेगा, इतना ज़्यादा पसीना आएगा, उसको हम पार्किंसंस डिसीज बोलने लगेंगे। दिस अकर बिकॉज द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम विच कंट्रोल इनवॉलंटरी फंक्शंस बिकम डिस्टर्बटेड। ये किस वजह से हो रहा है कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो कंट्रोल के बाहर चला गया, ठीक है, और डिस्टर्ब हो गया। सिमिलरली इंडिविजुअल विद एंजाइटी डिसऑर्डर मे हैव इंक्रीज perspiration due to the heightened sympathetic nervous system actively. सिमिलरली अगर हम किसी इंडिविजुअल को देखें उसके अंदर एंजाइटी डिसऑर्डर बढ़ गया तो उसके अंदर जो पर्सपिरेशंस हैं वो भी हाइटन की वजह से बढ़ जाएंगी। अनदर क्रिटिकल एस्पेक्ट इज हाउ दी सिक्रीशन कैन सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डेली लाइफ। अगर हम दूसरा वे देखें कि जो हमारे ये इतनी ज़्यादा एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या फिर ये पार्किंसन डिसीज़ हो रही है तो हमारी डेली लाइफ को कैसे इफेक्ट करेगा। इमेजिन डीलिंग विद द अनकंट्रोल्ड ड्रूलिंग और स्वेटिंग इन सोशल सिचुएशन, इट कैन लीड टू द एम्बेरसमेंट और सोशल विड्रॉल। अगर आप देखें कि डेली लाइफ में अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो आप खुद ही एम्बेरस फील करेंगे कि भाई खुद ही शर्म आने लगी कि भाई सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, और खुद ही आप सोशली डिस्कनेक्ट होने लगेंगे लोगों से। दिस हाईलाइट्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग दीज सिम्टम्स नॉट जस्ट एज मेडिकल इशू बट एज द फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये समझ सकें कि ये सिम्टम सिर्फ हमारी मेडिकल इशू से रिलेटेड नहीं है, साथ ही साथ हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, डेली लाइफ है, उसको भी अफेक्ट करेगा। इसीलिए हमारी जो ब्रेन फंक्शनिंग है, जो नर्वस सिस्टम है, उसको प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑप्शन वेरी बेस्ड ऑन द अंडरलाइंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहे हैं उसके अंदर कौन कौन से ट्रीटमेंट हो सकते हैं वो देख लेते हैं। मेडिकेशंस एम्ड एट रेगुलेटिंग न्यूरोट्रांसमीटर लेवल और मैनेजिंग सिम्टम्स आर कॉमन। जो आपकी मेडिकेशंस होती हैं, मेडिसिन आप ले रहे हैं, तो उनका मेन एम यही होता है कि जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके लेवल को मेंटेन कर सकें, और जो भी आपके सिम्टम्स आ रहे हैं अगर डिसीज़ हो गई है तो उस सिम्टम्स को कम कर सकें। इन सम केसेस लाइफस्टाइल चेंजेस सच एज स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स और फिजिकल थेरेपी कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड रिलीफ। अगर किसी को मतलब अब ये हो ही गया है कि एक्सेसिव स्वेटिंग हो रही है या फिर कोई ना कोई ऐसी डिसीज़ हो गई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, तो पहले तो मेडिकेशंस देंगे, मेडिकेशन से भी काम नहीं चला तो उसके सिम्टम्स को कम करेंगे भाई मेडिकेशंस के थ्रू, और फिर वो भी नहीं हो रहा तो उसका लाइफस्टाइल चेंज करेंगे भाई कि भाई अब तू लाइफस्टाइल चेंज कर अपना और कुछ फिजिकल थेरेपी ले जिससे रिलीफ फील कर सके। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट वॉल्यूम के कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वॉल्यूम के साथ, जो कि आपकी वॉल्यूम सेकेंड है चैप्टर नंबर 9 के साथ। तो अगर आपके वो मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो थोड़ा सा मोटिवेट मुझे भी कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप प्लीज़ मुझे मोटिवेट कीजिए और सपोर्ट कीजिए। बाकी सारे कोर्स का भी हम जल्दी लाएंगे, आपके एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाएं बस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।